आज के जो कॉर्पोरेट्स है और आज के जो बिजनेसेस है वो अपने एम्प्लॉई या जो लेबर प्रोवाइड करते हैं उनसे बिल्कुल नाखुश लग रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बहुत बढ़िया सवाल है कुणाल। लेकिन उसको कहने से पहले मैं ये अपनी एक बात कहना चाहूँगा कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ का जो 90% से ज़्यादा जो कामगार वर्ग है वो बिल्कुल ही एक जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, अनियमित क्षेत्र में काम करने वाला बंदा है। तो एक बहुत छोटा सा तबका है जो कॉरपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, और उसमें से भी जो 50% वो लोग जो काम करते हैं वो भी अनियमित ही, उनका जो रोज़गार है वो अनियमित है। उस संदर्भ में ये सवाल कि उनसे खुश क्यों नहीं है अपने में एक बहुत बड़ा एक सवाल है, और उसको समझने के लिए मुझे लगता है कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो कैपिटलिस्ट हैं उनको समझने के लिए तो जो लार्जर पर्सपेक्टिव है ना कि कैसे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड लेबर के क्वेश्चन को देखता है, उसको भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो अगर एक बहुत ही छोटे शब्दों में कहें तो कैपिटल के लिए लेबर जो है, वो जो पूरी इंडस्ट्री है उस तरह से देखती है कि उनका जो पूरा खोज है वो है, उसको मैं कहता हूँ फैनेटिकल क्वेस्ट फॉर चीप लेबर। तो ये जो नाखुश आप देख रहे हैं उनको, ये बेसिकली उनको जो ये चीप लेबर मिलने से जो परेशानियां हो रही हैं उसके ऊपर वो नाखुश व्यक्त करते हैं। अभी जैसे कि फ़िलहाल में L&T के चेयरमैन सुब्रमण्यम ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो आज के टाइम में मतलब वाइट कॉलर वर्कर्स, जो एग्जीक्यूटिव वर्कर्स हैं, उसके लिए उन्होंने एक अलग स्टेटमेंट दिया, और जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, उस पर उन्होंने अलग स्टेटमेंट दिया। अब यूँ तो देखने में ये लगेगा कि उन्होंने जो कहा है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आम जनता जो है उनकी बातों को वैल्यू देते हुए एक्सेप्ट कर लेगी कि अच्छा ये सही बात कह रहे हैं। बट रियलिटी वो नहीं है। वो रियलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों पहलू को साथ में देखेंगे तो दोनों मिलाकर, कुल मिलाकर वो आपको यही बताता है कि ये लेबर राइट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है। वो कैसे, वो मैं समझाता हूँ। पहले एग्जीक्यूटिव वाला बाद में आऊँगा, पहले मैं वर्किंग क्लास जो है उसके ऊपर समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो हैं वर्कर्स मिल नहीं रहे हैं काम करने को, क्योंकि वो अपने क्षेत्रों में, अपने घरों में शायद वो कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि शायद उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। अब ये देखिए कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट पिछले 3 दशक से, जिसको हम न्यू लिबरल प्रोजेक्ट कहते हैं, उसका एक ऑनस्लॉट कैसे होता है कि जब सुब्रमण्यम ने ये स्टेटमेंट कहा तो हमने चाहा कि चलो देखते हैं डेटा में कि वो क्या दिखाता है। क्या वाकई में ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या जो बाकी के कैजुअल वर्कर्स हैं उनमें कम हो गई है उनकी संख्या आने में? तो हमें बहुत ही सरप्राइजिंग सा रिजल्ट मिला है। अब वो ये है कि जब आपको पता होगा 2016-17 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उससे जो है भारत की जो आर्थिक स्थिति में जो छोटे छोटे जो रोज़गार करने वाले लोग थे उनकी तो आपने पूरा ब्लड आपने निकाल दिया था उनसे, ठीक है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी आपने इस तरह से चौपट कर दिया था कि वहाँ जो लोगों को काम करने का मौका मिलता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो उससे एक बड़ा पलायन दिखा था ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ, खास करके महिलाओं का। और वो जो महिलाएं आ रही थीं, और ये दशक, ये स्टोरी जो है पिछले 3 दशक से चल रही है कि आप एक तरफ देख रहे हो कि एग्रीकल्चरल में जितना सपोर्ट सरकार देना चाहिए था वो आपने नहीं दिया। तो आपका जो कृषि क्षेत्र है उसमें एक आर्थिक संकट है। वो आर्थिक संकट से अगर लोग जूझ रहे हैं तो वो कहाँ निकल के जाना चाह रहे हैं? वो नॉन फार्म सेक्टर में, गैर कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और वो गैर कृषि क्षेत्र में आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो अब जो है वो सर्विसेज की तरफ जो चला गया है, वो पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर जो है वो जॉब जनरेट कर नहीं पा रहा है। तो इसलिए आप पिछले 3 दशक की हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो इंडिया में क्या हुआ है कि आपको ग्रोथ स्टोरी तो बहुत सेलिब्रेटरी नज़र आता है, बट उसका एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव है। तो जहां अब आपका जीडीपी कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जिसको कि हम कहते हैं सर्विस सेक्टर के थ्रू, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है और बहुत छोटा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जिसके ऊपर भी आप कह रहे थे, अभी आपने इशारा किया कि वहाँ भी कॉरपोरेट सेक्टर जगत जो है वो खुश नहीं है। उस पर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन जो लोग कृषि से निकल के गैर कृषि क्षेत्र में, शहरों में आ रहे थे, उनको एक सेक्टर था सिर्फ जो
अपने जीडीपी के बराबर के हिस्सेदारी में या उससे थोड़ा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा था। वो एक सेक्टर था, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन बूम। वो एक बड़ा सेक्टर था जहाँ पर कि जो गैर कृषि से जो क्षेत्र में लोग आ रहे थे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। और हकीकत ये है कि वो जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे थे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की पूरी एम्प्लॉयमेंट, इनफैक्ट वन कुड से कि 99% एम्प्लॉयमेंट जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो इनफॉर्मल है। ना आपके पास कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है। तो ये सारा इनफॉर्मल वल्नरेबल वर्कफोर्स आपका तैयार हो रहा था। अब मैंने कहा 2016 में महिलाएं ज़्यादा आती हैं तो वो कहाँ एम्प्लॉय होंगी? वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एम्प्लॉयड होती हैं। तो 16 में आप देखेंगे 17-18 का PLFS भी बताता है कि एक शुरुआत होता है, फिर उसके बाद 18-19 में देखेंगे आप कि एक सडन जंप है महिलाओं के भागीकरण को लेकर के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। कि जैसे अगर पहले 17 से पहले अगर 16 में अगर 5% के आसपास था, तो वो जंप होकर 14% तक जाता है। महिलाओं की भागीदारी की बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ अभी के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक तीसरा पॉलिसी शॉक आपने दिया GST का भी। तो वो प्रतिशत जो फिर से जो छोटे छोटे जो रोज़गार थे वो जब तबाह हुए तो फिर वहाँ से लोग निकले, फिर वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आए। तो ये 14, 14.5, 15% तक महिलाओं की भागीदारी उसमें हो रही थी। फिर आपका आया 2020 में कोविड पैंडेमिक। उस पर आपने फिर एक तीसरी पॉलिसी शॉक दे दी। आपने कहा नेशनल लॉकडाउन। अब वो नेशनल लॉकडाउन आपको कहाँ लेकर गया? तो हमने देखा कि हज़ार मील जो है महिलाएं बिना चप्पल के, बच्चों को कंधे में लिए, गोदी में लिए वो सड़क पर जाती रहीं। जो आपका शहरी क्षेत्र था वो उन महिलाओं को, उनके परिवार को, उनके मेल को लेने के लिए वो तैयार नहीं था। तो वो वापस उनको पलायन करना पड़ा शहर से गांव की तरफ। और 20 का वो हाल रहा, 21 का वो हाल रहा, 22 में इकोनॉमी अभी तक अपने दिशा में नहीं आ पाई है। लेकिन आप ये देखें कि मैंने देखा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ देयरफॉर कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है कि पूरे सारे वर्ग के लोग उसमें कम हो गए हैं? तो देखा ऐसा नहीं है। जो महिलाएं वापस गई हैं वो वापस अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आके काम नहीं करना चाह रही हैं। तो आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखेंगे कि महिलाओं का जो नंबर है वो घट के अभी 3% हो गया है। 5% था, 15 हुआ, वापस 3 पे चला गया। और पुरुषों का, अब चूंकि महिलाएं कम हुई, अगर पुरुष भी कम हो जाता तो मैं समझता कि सुब्रमण्यम साहब के स्टेटमेंट में कोई दम है। पुरुषों का बढ़ा है क्योंकि आपके पास में अब महिलाएं काम नहीं कर रही हो तो पुरुषों को डबल काम करना पड़ा, डबल शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो जो ये दर्द है सुब्रमण्यम साहब का कि वो कह रहे थे कि नहीं मिल रहे हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी बहुत है, वो बेसिकली लेबर के स्किल को लेकर के, लेबर के अनअवेलेबिलिटी को लेकर के नहीं है। वो चीप लेबर है क्योंकि आपको पता है कि महिलाओं को की जो आय होती है उसका जो दिहाड़ी होता है वो पुरुषों से बहुत कम होता है। तो शायद वो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमको चीप लेबर नहीं मिल पा रहा है। उनको उससे बहुत दुख हो रहा था कि बहुत चीप लेबर नहीं मिल पा रहा है। और उसी को आप लिंक करें अब कि जो एग्जीक्यूटिव वाला जो मसला है, जब वो कह रहे हैं कि 70 घंटे 90 घंटे, उन्होंने कहा यार कितने देर तक अपने बीवी के फेस को देखोगे? तो ये तो उन्होंने एक थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी है उसको भी फॉल्सिफाई कर दिया क्योंकि वो बिलीव करते हैं न्यूटोनियन फिलॉसफी में। ठीक है, सब कुछ फिक्स है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़नी है वे मैं ही बताऊंगा। मेरी प्रोडक्टिविटी हो सकता है कि मैं अगर 4 घंटे अपने वाइफ के चेहरों को देखूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाए, बट उसमें वो बिलीव नहीं करते हैं। उनका है कि देयर इज ओनली वन वे टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी की बात जहाँ तक आती है और घंटे वर्क करने से जो कल्चर एग्जीक्यूटिव में अभी है, आप आज हम बात कर रहे हैं, कल की न्यूज़ है, 18 अप्रैल की न्यूज़ है कि कई सारे एग्जीक्यूटिव न्यूज़पेपर्स में ने कवर किया उसको कि जो एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं आईटी सेक्टर में, जिसको कि हम बहुत ही एक अपर क्लास एक फिनोमेना मानते हैं, वहाँ पे कितनी तरह की सुसाइड रेट्स बढ़ रही हैं। ठीक है, वो सुसाइड रेट्स क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी की तरफ आप उसको पुश कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी कहना और उसके पीछे की जो वर्क लाइफ बैलेंस जो बेसिकली उसको डिस्टर्ब करना, उसको छुपाने की बात है, वो कोई नहीं करता है। चाहे वो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, चाहे वो एल&टी के चेयरमैन हैं, उन सब की जो उनका टारगेट ये है कि इन सारी बातों को छुपा करके आपसे वो बताएं आपको इस बात की तरफ, और ये सब किया जाएगा
नेशनल के नाम पे कि उनको वहाँ ले जाना है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि 70 आवर्स ऑफ वर्क, 90 आवर्स ऑफ वीक का वर्क इज़ अ नेशनल इंटरेस्ट। बट नेशनल इंटरेस्ट में तो सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की। और हम तो ये कहते हैं कि चलो अभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है तो उसका एक सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है कि आप वर्क आवर्स को कम कर दो, कि आप 8 घंटे की बजाय ये कहने के कि आप 12 घंटे काम करो, आप ये बोलो अगर कि नहीं अब से हमारा वर्किंग आवर सिर्फ 6 आवर्स होगा, तो नंबर ऑफ पीपल हु विल बी एम्प्लॉयड विल इंक्रीज। तो अगर हम उसका एक मैथमेटिकल सिंपल सा सॉल्यूशन ये करें कि 8 आवर्स वर्क को अगर हम 4 आवर्स ऑफ वर्क कर दें तो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड विल बी डबल द नंबर विच इज़ करेंटली एग्जिस्टिंग। बट उस तरफ सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मैंने कहा था वर्ड शुरू में, एक फेनेटिक क्वेस्ट फॉर चीप लेबर, वो इसलिए है कि ये कोई एक छोटी बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी जो फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स ऑफ कैपिटलिज्म ये है। तो जिस दिशा में वो ले जाना चाह रहे हैं वो दिशा ये है कि वो चीप लेबर को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। और उसमें हमें ये बात समझने में कई बार जो वहाँ काम कर रहे होते हैं उनको भी समझने में देर लगती है, भले ही देर से सही, लेकिन समझ वो ज़रूर रहे हैं। क्योंकि अब जो है आप देखेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनमें भी और जो एग्जीक्यूटिव क्लास के जो वर्कर्स हैं उनमें भी एक जागरूकता तो आई है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कि हम 90 घंटे काम किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। और वो बात समझ पा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है आजकल की जो जनरेशन जी है वो इस तरह के टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी के खिलाफ है। अब इसको हम अगर हम एकेडमिक सेंस में माने तो इसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, कि उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस आ रही है इस बात को लेकर कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ही कॉरपोरेट का प्रॉफिट में बदलता है। तो बेसिकली अभी जो एक ऐप रेवोल्यूशन बोल दीजिए या टेक रेवोल्यूशन बोल दीजिए, उसमें लेबर का एक बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करके उनको गिग वर्कर्स बुलाया जा रहा है। जहाँ तक मुझे पता है गिग इज़ अ टर्म फॉर म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, जो शायद वेस्ट में बोलते थे गोइंग फॉर अ गिग, और गिग का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जो गिग वर्कर वेस्ट में होना आई थिंक आर्टिस्ट से ही डिवाइस हो के फिर उन्होंने भी सब जगह गिग वर्क ही बोला है। तो ये नए तरह की जो एक इकोनॉमी फॉर्म हो रही है जहाँ पे एक आदमी घूम घूम के आपके लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है कि कैसे कल आप इसको ही रिडंडेंट कर दो, ये प्रोसेस को और एफिशिएंट करो इसके डेटा से ही, इसके डेटा के कलेक्शन से ही। अभी अपने रेस्टोरेंट्स चालू करने की बात कर रहे हैं, तो जो उनको समझ आया है कि रेस्टोरेंट मेन्यू जो वो 10 साल लगाता है डिवाइस करने के लिए, वो आपने 10 महीने में कर लिया कि ये टाइम पे ये आइटम ज़्यादा बिकती है तो वील हैव एन असॉर्टमेंट ऑफ जस्ट फूड आइटम्स दैट सेल, नॉट अ सर्टन काइंड ऑफ क्विजीन। तो ये एक अलग टाइप का, तो पहले तो गिग वर्कर्स झेल रहे थे, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट ओनर्स झेल रहे हैं, अब जो क्विक कॉमर्स से एडिक्टेड लोग हैं वो झेल रहे हैं कि एंड्रॉयड पे रेट अलग है, iOS पे रेट अलग है, बाहर जाना छोड़ दिया है। रेस्टोरेंट से जो नॉर्मली खाना आ जाता था आधे घंटे में वो पूरा टूट ही गया वो लिंक, बिकॉज किसी ने अपने डिलीवरी बॉयज रखे नहीं, पहले आके दे गिव इनफ इंसेंटिव्स, अब नहीं दे रहे। तो इस पे क्या है? अब तो कॉमर्स मिनिस्टर ने भी बोला है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। वो गलत है कहना और करने में उनके लिए उसको जो करना पड़ेगा वो शायद मनसा दिखती नहीं है, क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई रिपोर्ट्स ने गिग वर्क को बहुत ही सेलिब्रेटरी मोड में एक्सेप्ट किया है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्लियामेंट की स्पीचेस को आप देख लीजिए, एक तो वैसे भी बहुत कम होता है पार्लियामेंट में स्पीच, लेकिन जो भी होता है उसमें सब लोग जो ट्रेजरी बेंच है वो कैसे सेलिब्रेट करता है इस बात को कि गिग वर्क बढ़ा है। और ये एक्चुअली बहुत ही दुख की बात है कि इस देश में जहाँ पर कि अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी समस्या है, वहाँ पर आप गिग वर्क को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो जहाँ गिग वर्क में लोगों के ज़्यादा जाने के ये मापदंड समझना चाहिए कि एक्चुअली इकोनॉमिक क्राइसिस में है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार मिल नहीं रहा है, इसीलिए लोग गिग वर्क में जा रहे हैं। और उनको जा भी नहीं रहे हैं, उनको एक्चुअली फोर्स किया जा रहा है क्योंकि उनके सर्वाइवल की बात है। उसको अगर उस तरह से ना पेश करके ये किया जाए कि देखो हमने कितना रोज़गार जनरेट किया है, जोमेटो में इतने लोग काम करते हैं, इस पर इतने लोग काम करते हैं, और वो काम करते हैं तो फिर वो तो कामगार भी होने चाहिए,
वो तो वर्कर भी होने चाहिए। लेकिन अभी एक तो कैपिटलिज्म ने एक नया तरीका ढूंढा है। वो ये कह रहे हैं कि जो गिग वर्क में जो आप कह रहे थे ना कि वेस्ट में जो कॉन्सेप्ट था गिग वर्क का, वो अ मैटर ऑफ चॉइस था कि मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिकॉज आई विल हैव माय ऑटोनॉमी, तो मैं इसलिए अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर गिग वर्क में कैपिटलिज्म ने अब उसको एक मेन स्ट्रीमाइज कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि अब आप किसी के लिए काम नहीं करते, आप मेरे लिए काम करते हो लेकिन मेरे लिए काम नहीं करते हो। तो ये एक तरीका उन्होंने ढूंढा है और वो क्या कह रहे हैं, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया है। और ये बहुत ही दुखद है और हास्यास्पद है कि कैपिटल ये डिमांड कर रहा है स्टेट से कि आप ये बोलो कि मैं उसका एम्प्लॉयर नहीं हूँ, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, तो मतलब जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था हम उसमें काम नहीं करेंगे। अगर आप ये परमिशन हमें देते हो तब तो आपके यहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर ना हम कहीं और जाकर इन्वेस्ट करेंगे। और इंडियन स्टेट मान जाता है इस बात को कि हाँ ठीक है, आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मत करो, आप उनको अगर पार्टनर बोलना चाहते हो तो पार्टनर बोल दो, लेकिन पार्टनर बोलने के नाम पे वो किस तरह से जो उनका एक्सप्लॉयटेशन है उसको ऑब्फस्केट कर रहे हैं, उसको छिपा रहे हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा इंडियन स्टेट कभी नहीं करती है।